देखिए, अब जो रिवर्स चार्ज में हम आपको सर्विस बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट इज नोन एज जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में गवर्नमेंट ने, देखिए जीटीए के केस में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं, इनका काम क्या होता है? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये क्या हेल्प करती है? जैसे आपको मुरादाबाद से दिल्ली अपना माल लेके जाना है, तो आप एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से मिलेंगे। वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करेगी? आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराएगी। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी दो तरीके की होती है बेटे, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। मतलब सर, बेसिकली क्या होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज? एक तो कॉर्पोरेट जीटीए होते हैं, बड़ी कंपनियां जीटीए हैं। वो लोग क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टर। जो बड़ी कंपनियां हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एलएलपीज हैं, वो लोग जीएसटी की फॉर्मेलिटीज कर सकती हैं और गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप क्या करेंगे? सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% मिला के आप 12% जीएसटी जमा करेंगे और आप क्या क्लेम कर सकते हैं? आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। पहले आप जरा बात समझिएगा, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट आईटीसी अगर क्लेम करना है तो आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? जीएसटी के टाइम से रिटर्न भरनी पड़ेंगी और टाइम से टैक्सेस जमा कराने पड़ेंगे, व्हाटसोएवर द फॉर्मेलिटीज यू हैव टू डू। अब प्रॉब्लम क्या आता है? ट्रांसपोर्टर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे हो, ट्रांसपोर्टर तो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं जो जीएसटी को अंडरस्टैंड नहीं करते। उन लोगों ने कहा कि साहब हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि हम साहब जीएसटी में इतने सारे बिलिंग भी करें, आईटीसी भी क्लेम करें, आउटपुट टैक्स भी लें, उसको जमा भी कराएं। इतनी फॉर्मेलिटी अगर करेंगे तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रेगुलरली एक तो छोटे बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा रेगुलरली बहुत सारा मूवमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर का मतलब आप पार्टनरशिप फर्म, आप कंपनीज नहीं है, छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हैं, बताता हूं भी क्या है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जीएसटी की रेट जमा करिए केवल 5%। रेट ऑफ जीएसटी शुड बी 5% और आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर के पास एक ऑप्शन है कि भैया या तो वो 12% जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराए और जमा कराने के बाद वो आईटीसी वगैरह भी एडजस्ट करे और सारी रिटर्न्स वगैरह भरे। दूसरा ऑप्शन, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर्स को एक ऑप्शन दिया कि अगर तुम इन फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते हो, तुमसे तुम्हारे बस की बात नहीं है फॉर्मेलिटी, तुम छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हो, कोई परिभाषा नहीं है छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर की, आपके पास ही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है मैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा हूं, तो आप 12% जीएसटी कलेक्ट करिए और आईटीसी क्लेम करिए। अगर आपको लगता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने इसी में उलझ के रह जाऊंगा, तो आप सिर्फ 5% जीएसटी क्लेम करिए और अब आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी आउटपुट टैक्स 5% कलेक्ट करिए और जमा करा दीजिए। नाउ द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस स्कीम कि भाई आप चाहे, अगर आपको लगता है फॉर्मेलिटी जीएसटी की कर सकते हैं, आईटीसी की जो अच्छी खासी फॉर्मेलिटी होती है, तो आउटपुट टैक्स 12% से इनवॉइसिंग बनाइए, पीछे अपना जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है, आपको लगता है मैं इन फॉर्मेलिटी से बचना चाहता हूं, सिर्फ 5% कलेक्ट करिए और जमा करिए। अब जब ये बात आई तो फिर इन ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बात तो वही हो गई, अगर हम 5% भी जमा कराएंगे, अगर हम 5% भी कलेक्ट करेंगे और इसको जमा कराएंगे, तो भले ही हम आईटीसी नहीं लेंगे बट मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज तो तब भी पड़ेंगी हमारे सर पे। तो अगर फॉर्मेलिटीज ही पढ़नी है तो बेटर आईटीसी क्लेम कर ले। ट्रांसपोर्टर्स ने तो ये कहा था कि हमें जीएसटी से मुक्त करो, हम इन फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई दो तरीके के ट्रांसपोर्टर हम बना रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए उन्हें फॉर्मेलिटी की कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जीएसटी की रिटर्न्स भेजनी पड़ेंगी, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ 5% आईटीसी, वो 5% टैक्स कलेक्ट करिए, कोई आईटीसी नहीं, सीधे टैक्स जमा करा दीजिए। इसमें भी हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे में रिवर्स चार्ज में आ जाएंगे। रिवर्स चार्ज में आने का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देंगे
जो भी रिसिपिएंट होगा ये जमा कराएगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टर पूर्ण रूप से एक तरीके से जीएसटी की फॉर्मेलिटी से बच जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी मेरी बात समझिए, अगर कोई ट्रांसपोर्टर आपके पास आता है, कहता है साहब मैं जीएसटी में की फॉर्मेलिटीज में आना चाहता हूं, तो आपके ये देखो तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू 12% जीएसटी कलेक्ट कर और जितनी भी आईटीसी है वो क्लेम कर, इसके सारे रिकॉर्ड्स रख, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करा। इस झंझट से बचना चाहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन 5% जीएसटी वाली स्कीम होती है उसमें ऑप्ट कर ले। उसमें भी मैक्सिमम बेनिफिट क्या होगा, रिवर्स चार्ज होगा। 99% केस में जो रिसिपिएंट होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब जरा एक बात सुनिए, एक छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर से, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर जो कह रहा है मैं जीएसटी की फॉर्मेलिटी में नहीं आना चाहता, इस छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर के से आप अपना एक फ्रिज ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन। आपने ट्रांसपोर्टर की मदद ली, आप ट्रांसपोर्टर से बोले कि भाई ट्रांसपोर्टर एक काम कर, तू मेरे इसको जो है फ्रिज को यहां जो मेरा एक्स स्टेशन है यहां से उठा के वाई स्टेशन पे ट्रांसफर कर दे। ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट में किस स्कीम में जा चुका है, 5% में। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है मैं 5% में हूं, 12% में। आप 5% में तो अब आप 5% चार्ज करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टर जो आपको सर्विसेज दे रहा है 5% वाली, इसने ये पढ़ रखा है कि ये भी किसके अंदर कवर होंगी सर्विसेज, रिवर्स चार्ज। तो इस हिसाब से क्या ट्रांसपोर्टर जीएसटी जमा कराएगा या आप जमा कराएंगे? आप रिसिपिएंट है अगर वो 5% में आ रहा है। प्रॉब्लम है। अब आप हो गए हाउस होल्ड, आप कह रहे हैं भाई रिवर्स चार्ज में हो या किसी में भी हो, मैं कोई फ्रिज ट्रांसफर कराने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड थोड़ी ना कराऊंगा कि पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में। मैं नहीं मानता रिवर्स चार्ज पे रिवर्स चार्ज। ये छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर कह रहा है गवर्नमेंट ने तो मुझे बोला था कि अगर मैं 5% स्कीम एक बार लिख देता हूं तो क्या होगा कि रिवर्स चार्ज होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा है, रिवर्स चार्ज भी कब होगा, जब सामने वाला कैपेबल तो हो। यानी अगर सामने वाला पर्सन ये हो, क्या हो, किन लोगों को आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, टू एनी फैक्ट्री। अगर आप किसी फैक्ट्री को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड करा के जीएसटी जमा कर सकती है या नहीं कर सकती है? इतनी कैपेबल होगी, होगी तो वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। कोई सोसाइटी है वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं, मान लो रजिस्टर्ड नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसे रजिस्टर्ड कराना होगा या नहीं कराना होगा, बताइए। मैंने आपको बता दिया 9(3) में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई उसे रजिस्टर्ड कराना होगा, प्रोवाइडेड मेंशन होना चाहिए। किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आप सर्विस दे रहे हैं, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं तो भाई वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी जमा करा दे, आईटीसी क्लेम कर दे। रिवर्स चार्ज की भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स चार्ज में आपको बता दूं, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा, रिवर्स चार्ज हमेशा कैश में जमा कराना होता है। यानी अगर आपके पास इनपुट टैक्स है तो आप उसका यूज करके रिवर्स चार्ज पे नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक इट इन कैश, कैश में जमा कराना पड़ेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सर्विस दे रहे हैं, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है नहीं होती है? क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? जो कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, जैसे एलआईसी हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है। ठीक है, ये भी। क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? एलएलपी एक्ट तो है, बट इनकम टैक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था एलएलपी फर्म में इंक्लूड होती है, ध्यान है। और सारे टैक्सेशन लॉज ने कहा है कि एलएलपी को हम पार्टनरशिप फर्म की तरह ट्रीट करेंगे। क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट होती है या नहीं होती है? पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, इसीलिए टैक्सेशन में चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, पार्टनरशिप फर्म की तरह ही एलएलपी ली जाएगी, कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लिया जाएगा। हाँ, एलएलपी एक्ट 2008 उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहता है, बट जीएसटी या इनकम टैक्स उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहते, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो प्लीज एनी पार्टनरशिप फर्म, एओपी, यहीं पर एलएलपी भी जोड़ लीजिए, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो ये लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर ने इन्हें सर्विस दे दी है तो वो तो कह रहा है मैं तो कराऊंगा नहीं जीएसटी जमा, ये करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? इनके पास इतने रिसोर्स होंगे या नहीं होंगे? और कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, अगर रजिस्टर्ड है तो इन लोगों को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं था, बट अगर इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड पर्सन ही है तो क्या वो करा सकता है फॉर्मेलिटी या नहीं? वो तो करा सकता है, वो तो कराता आ ही रहा है।
or to any registered CTP, casual taxable person. Do you know who is casual taxable person? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं? जो किसी और स्टेट से कुछ दिनों के लिए धंधा करने आपके स्टेट में आए हैं। जैसे एक एग्जीबिशन लगी है, तो कार्तिकेय क्या कर रहे हैं, ये गुजरात से यहां पर आए हैं अपनी एक स्टॉल लगाने, पटाखों का स्टॉल। अब ये पटाखे यहां पे बेचेंगे, आए 10-15 दिन के लिए, दिवाली सीजन चला जाएगा, ये भी चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम है, जब ये माल बेचेंगे यहां तो एक टैक्स अराइज होगा, जीएसटी। वो जीएसटी किस स्टेट को जाना चाहिए? ये गुजरात के बंदे हैं, गुजरात में रजिस्टर्ड है या नहीं है ये हमें नहीं पता। ये यहां एग्जीबिशन लगा रहे हैं, इनकी पटाखों की दुकान से जाके मैं पटाखे खरीद रहा हूं। जब मैं पटाखे खरीद रहा हूं तो साहब ये जीएसटी जो इस पे लगेगा, ये किस किस को जमा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो होना ही चाहिए, और कौन सी स्टेट को होना चाहिए? यूपी को। अब क्या होगा, अब यूपी गवर्नमेंट कैसे लेगी इनसे? ये तो गुजरात के हैं, ये तो गुजरात भाग जाएंगे 15 दिन बाद। तो ऐसे पर्सन जो दूसरे स्टेट से किसी और स्टेट में आते हैं कुछ दिनों के लिए टेम्परेरीली, उन्हें बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है, और एडवांस में एक टैक्स जमा कराना होता है, क्योंकि कभी भी भाग सकते हैं। तो एडवांस में एक टैक्स जमा कराना होता है, और जब वो टैक्स इनका जो जितना होना चाहिए उसके बराबर पहुंच रहा होता है, तो फिर एडवांस में जमा कराना पड़ता है। वो हम सीटीपी में पढ़ लेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कुछ दिनों के लिए हमारे स्टेट में आए, तो आपको तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन कराना था मैंडेटरली। तो मैं अगर आपको जीटीए की सर्विस दे रहा हूं तो भाई उस पर टैक्स उस पर भी आप जमा करो। तो ये सारे लोग, अब जरा मेरा वाला एग्जांपल सुनिए कि एक छोटू जीटीए ने एक घरेलू आदमी को दिया है, उसका फ्रिज ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो बताइए कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? अच्छा, एक बड़ा जीटीए एक कंपनी को ट्रांसपोर्ट एजेंसी दे रहा है की सर्विसेज दे रहा है, रिवर्स चार्ज लगेगा? बड़ा जीटीए खुद फॉर्मेलिटी कर सकता है, तो काय का रिवर्स चार्ज? तो रिवर्स चार्ज तब लगेगा माय डियर, जरा पढ़िए, जब आप 5% वाले एरिया में हो, नॉट 12%। लॉजिक समझ रहे हैं? अगर आप खुद ही बड़े हैं तो काय को रिवर्स चार्ज वाला कर रहे हो, खुद ही कर ले फॉर्मेलिटी। रिवर्स चार्ज तो इसीलिए किया गया है कि मेरे बस की फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, सामने वाले से कराओ। और रिवर्स चार्ज में रेट कौन सा रहेगा, जरा ये बताइए। सपोज मैं एक कंपनी हूं, आप छोटू जीटीए हैं, आप छोटू जीटीए ने मुझे एक सर्विस दी, पहले बताओ मैं कंपनी हूं, रिवर्स चार्ज में आऊंगा या नहीं आऊंगा? तो अब रेट से रिवर्स चार्ज जमा कराऊं 5, छोटू जिससे जमा कराता उसकी फॉर्मेलिटी तो मैं कर रहा हूं 5 से जमा कराऊंगा। इज इट क्लियर? नाउ छोटू ने गवर्नमेंट को जीटीए की सर्विस दे दी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का कुछ माल ट्रांसपोर्ट करा दिया। अब बताओ छोटू जीएसटी जमा कराएगा या गवर्नमेंट जमा कराएगी? अब बेटे गवर्नमेंट, आप सोचो कभी भी गवर्नमेंट क्या होगी, मैंने अभी बोला रिवर्स चार्ज कैश में जमा होगा। अब गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट को हम, गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, कैश में जाके अपने को ही टैक्स देगी और फिर उसका ही आईटीसी लेगी। ये तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कभी भी रिवर्स चार्ज की फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ना होता। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है जीटीए, उसमें क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड है इसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो फॉर्मेलिटी कर सकती है। बट कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ इस काम के लिए रजिस्टर्ड होती है। टीडीएस टीसीएस चैप्टर है, ये टीडीएस टीसीएस जो चैप्टर है ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दूं, जीएसटी में भी एक टीडीएस लगता है कि कुछ पोर्शन पेमेंट करते समय हम आपको सारा जीएसटी नहीं देंगे, कुछ पोर्शन जीएसटी का हम जमा कराएंगे, दैट इज टीडीएस। गवर्नमेंट अगर और जो टीडीएस, जिसके ऊपर भी टीडीएस की फॉर्मेलिटी लागू होती है, उसे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। मेरी बात समझो, मैं एक पर्सन हूं जो आपके साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, यू आर दी सप्लायर, आई एम दी रिसिपिएंट, मुझे आपको जीएसटी देना है, बट ये ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी हो रही है जिसमें मुझे टीडीएस काटना है, यानी आपका जीएसटी का कुछ अमाउंट मुझे अपने पास रोककर सीधे गवर्नमेंट को जमा कराना है।
अब मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा तो आई हैव टू बी रजिस्टर्ड। तो टीडीएस आपको पता है कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन हैं, जीएसटी का टीडीएस भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, आपके कोर्स में नहीं है, उन पे जमा कराना पड़ेगा। नाउ मैं गवर्नमेंट हूं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं आपको जीएसटी का पेमेंट कर रहा हूं, बट ये ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी है जो टीडीएस में फंस गई है, तो मुझे टीडीएस काटकर ये टीडीएस जमा कराना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैं जब जमा कराऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा इसमें, रजिस्टर्ड। पहले मुझे अपने आप को क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड। अब अगर मैं रजिस्टर्ड हूंगा बेटा, मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया, इसी बीच में एक जीटीए ने, छोटू जीटीए ने मुझे सर्विस दे दी। अब जब छोटू जीटीए ने मुझे सर्विस दी तो छोटू ने मुझसे कहा कि आप रिवर्स चार्ज में हो, आप जमा कराओ। मैंने कहा मैं कहां से आया, उसने कहा आप आए इस पॉइंट में। पॉइंट नंबर एफ क्या कह रहा था कि कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, अगर छोटू उसे जीटीए की सर्विस देगा तो उसे क्या करना होगा, रिवर्स चार्ज में जमा कराना होगा। गवर्नमेंट कह रही है मैं तो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ही रजिस्टर्ड हुई हूं, बाकी फालतू की चीजों के लिए हमारे ऊपर जीएसटी नहीं लगता। छोटू कह रहा है नहीं, आपको ही रिवर्स चार्ज जमा कराना पड़ेगा बिकॉज एफ पॉइंट में आप आ गए, और एज पर एफ पॉइंट इफ एनीबडी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और छोटू उसे जीटीए दे रहा है तो उसे रिवर्स चार्ज जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है मैं कोई सर्विस नहीं कर रही हूं, कोई मैं जनरली रजिस्टर्ड नहीं हूं, सिर्फ किस बात के लिए रजिस्टर्ड हुई हूं जीएसटी में कि मुझे टीडीएस काटना था। तो ऐसे में एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ, RCM shall not apply to services provided by GTA by way of transportation of goods in goods carriages by road to department of the central government, state government, union territory or local authority or government agency which has taken register only for the purpose of TDS। अगर आप केवल टीडीएस के पर्पज से रजिस्टर्ड हुए हैं और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं तो फिर छोटू अगर आपको सर्विस देता भी है तो भी आप पे आरसीएम नहीं लगेगा, आप पॉइंट नंबर एफ में कवर हो भी रहे हैं तब भी नहीं लगेगा। लेकिन आप जनरली टीडीएस के अलावा अगर आप गवर्नमेंट है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट को भी कई चीजों पे जीएसटी देना होता है, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, वो एयरलाइन चलाएगी तो कलेक्ट करेगी, या एमटीएनएल वगैरह है, तो अगर आप ऐसे को जीटीए दे रहे हैं और वो यहां रजिस्टर्ड है तो फिर डेफिनेटली रिवर्स चार्ज लगेगा। तो प्लीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर बड़ा है या छोटा, ये क्या होता है, बड़ा मतलब जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने को तैयार है, कह रहा है मैं तो कर ही लूंगा, मेरे यहाँ बहुत सीए और अकाउंटेंट्स हैं, मैं फॉर्मेलिटी कर सकता हूं, उस पर रेट कितना लगेगा 12, उसको क्या फायदा होगा, आईटीसी भी मिलेगा, क्या उसे रिवर्स चार्ज में जाना है, नहीं। एक बंदा, दूसरा ऑप्शन है 5% ही, मैं अपने आप को बोले मैं 5% जमा कराऊंगा, क्या कहते हैं जीएसटी, बट मैं आईटीसी नहीं लूंगा, लेकिन इतना करने के बाद भी उस पर बहुत फॉर्मेलिटी लग रही थी, तो उससे कहा गया कि अगर आप किसी बड़े आदमी को अगर सर्विस देते हैं तो फिर आपको जीएसटी आपको नहीं देना, उसको देना है, लेकिन अगर आप किसी छोटे को देते हैं तो आपको ही जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, बट आप किससे जमा करा सकते हैं, 5%। एक बार अगर आप 5 में चले गए तो 5 में रहेंगे, 12 में चले गए तो 12 में रहेंगे, एक साल के लिए ऑप्शन लॉक हो जाता है, ये नहीं कि आप किसी में 5 में चले जाएं किसी में 12, ठीक है। नाउ अगर आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी है छोटी, तो आप कब रिवर्स चार्ज में आएंगे, जब आपके सामने वाला रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, ठीक है। अगर सर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो गई लेकिन सिर्फ इस पर्पज से कि उसे टीडीएस काट के जमा कराना और कोई वो काम नहीं कर रही है, तो उसको अगर छोटा जीटीए सर्विस देता है तो छोटे जीटीए को ही फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं, कोई क्वेरी बनती है? ये मैंने याद करने के लिए छोटा जीटीए बड़ा जीटीए बनाया है आपको, कि आपको लॉजिक समझ में आया, वैसे तो थ्योरी में तो पता नहीं समझ में आने वाली बात यही रहेगा। इस बार एक अमेंडमेंट आया है, जरा वो अमेंडमेंट देखिए। अरे यार, ओहो, अमेंडेड नोट्स की जगह दूसरे नोट्स आ गए, एक सेकेंड, एक सेकेंड पॉज कर रहा हूं रिकॉर्ड।
अब जरा एक जो इस बार एक अमेंडमेंट हुई है वो हुई है ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या होता है कि अगर कोई इंसान मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रहा है, मोटर व्हीकल को हम रेंट पे दे रहे हैं कि साहब जो है जैसे टैक्सी होती है या कई डिपार्टमेंट्स कार किराए पे मांग लेते हैं, कार खुद नहीं खरीदते उनके ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। कई कंपनियां होती हैं अपने डायरेक्टर्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कार एजेंसी से कांटेक्ट कर लेती हैं कि आप हमें कार दे दीजिए और हर महीने हम आपको इतना रेंट देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जिस एंट्री की मैं बात कर रहा हूं इसमें कार जब रेंट पे ली जाएगी तो जो कार प्रोवाइड कर रहा है उसको कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी उसी के अंदर शामिल करके चलना है। यानी प्लीज जरा समझिए, सर्विस क्या है? सर्विस है रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग की बात हो रही है, गुड्स व्हीकल की बात नहीं हो रही, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है। यानी अगर मैं आपसे 20,000 रुपए महीना ले रहा हूं या 30,000 रुपए महीना ले रहा हूं या 25 रुपए किलोमीटर ले रहा हूं तो फ्यूल के पैसे में अलग से नहीं होगा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, बट रिसिपिएंट जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। क्या एलएलपी को अगर हम देंगे तो वो रिवर्स चार्ज में एंट्री फंसेगी या नहीं फंसेगी? नहीं फंसेगी। ध्यान रखना, एल कहीं लिख लेना एलएलपी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक्ट में नहीं कहते। यानी प्लीज एक व्हीकल पैसेंजर व्हीकल रेंट आउट करने वाली पर्सन है, वो किसको रेंट आउट कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को। तो ऐसे में रिवर्स चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज के केस में पेमेंट होगा। लेकिन जो प्रोवाइडर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का काम एक बॉडी कॉर्पोरेट कर रही है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, चाहे सामने वाला कोई भी। यानी मेरी बात समझिए, प्रोवाइडर रिसिपिएंट, प्रोवाइडर एक्स लिमिटेड, रिसिपिएंट वाई लिमिटेड। बताओ रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? प्रोवाइडर कौन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? तो यहां प्रोवाइडर कौन है? यहां कौन है? तो रिसिपिएंट को गोली मारो, ये फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। प्रोवाइडर एक्स, रिसिपिएंट वाई, बोलो। फॉरवर्ड चार्ज। प्रोवाइडर एक्स ये वाई लिमिटेड, रिवर्स चार्ज। प्रोवाइडर एक्स ये वाई एलएलपी, प्रोवाइडर एक्स ये पार्टनरशिप फर्म। इतनी बात समझ गए? ठीक है सर, ये बात हम समझ गए ना। तो बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ये बात भी समझ लीजिए। नाउ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर भी छोटे और बड़े वाली कंसेप्ट है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में भी आपके पास दो ऑप्शन है, 5% और 12% वाला। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 12% जीएसटी यानी 6 सीजी 6 एसजी 12% जीएसटी चार्ज करेंगे तो आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। दूसरा ऑप्शन है आप 5% जीएसटी चार्ज करेंगे तो नो आईटीसी, नो आईटीसी। अब मेरी एक बात समझिए, मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं एक पर्सन हूं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मैं एक पर्सन हूं और मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसने बोला है कि मैं आईटीसी क्लेम करूंगा। आईटीसी क्लेम करूंगा यानी मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्स है, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भले ही प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा हूं बट आई हैव अ वेरी बिग बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड आई विल चार्ज 12% जीएसटी।
अब एक बात बताइए, क्या इस आदमी को फॉर्मेलिटी से बचाना चाहिए या इसको ही फॉर्मेलिटी में लगाना चाहिए? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि ये एक्स है, ये 12% जीएसटी चार्ज करता है, यानी आईटीसी क्लेम कर सकता है, इसने वाई लिमिटेड को सर्विस दी। अब बोलो रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? यानी ये एक्स लिमिटेड तो सब है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये रिवर्स चार्ज में आएगा, मगर ये खुद ही इतना बड़ा आदमी है कि आईटीसी क्लेम करता है, सारी फॉर्मेलिटीज करता है, इसको ऑप्शन दिया गया 5% वाला, तब भी इनने 12 ही लिया, कह रहा है मैं सब फॉर्मेलिटी कर लूंगा। तो क्या इसको रिवर्स चार्ज में लाना चाहिए, इसको फॉरवर्ड में ही लाना चाहिए? तो प्लीज, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो आप आएंगे ही फॉरवर्ड में, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है पर 12% और आईटीसी वाले में आएगा, करना चाहता है, तो भाई वो तो फिर फॉरवर्ड में आएगा ही, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिसिपिएंट तो कभी भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो प्लीज अब जरा समझ लीजिए, यानी सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसी से फॉर्मेलिटी कराओ, रिसिपिएंट मत देखो। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, 12% वाला, इसी से कराओ। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है बट रिसिपिएंट हाउस होल्ड है, वो भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भाई सप्लायर से ही 5% का काम कराओ, वही करेगा। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, छोटा है लेकिन सामने वाला बड़ा है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भाई उससे कराना पड़ेगा। अब जरा देखो, तो पैसेंजर व्हीकल की बात है, केवल फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और किस रेट को कवर कर रहा हो, 6% सीजी और 6 एसजी लगेगा, यानी दैट इज एट द रेट ऑफ 12%। 12% मतलब आईटीसी मिलेगा। इसके अलावा जो रिसिपिएंट है वो कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, और कहां पे हो, टैक्सेबल टेरिटरी। बताओ, जीटीए और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दोनों समझ में आए? जीटीए एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दोनों ऑलमोस्ट है, बट जीटीए में क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा भी रिसिपिएंट फैक्ट्री हो सकता है और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में रिसिपिएंट केवल कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। जीटीए के केस में हमने ये नहीं बोला था कि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और सर्विसेज देख लीजिए। नाउ जीटीए तो मैंने करा ही दिया। नाउ अगर कोई एडवोकेट है, वो अगर कोई सर्विस देता है, अगर कोई एडवोकेट है और वो सर्विस देता है अपने क्लाइंट को, तो एडवोकेट्स को इन्होंने जीटीए इससे बाहर रखा है। एडवोकेट पे मैं बता दूं, जीएसटी है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए, एडवोकेट जीएसटी में आते ही। एडवोकेट से अगर कोई किसी पर्सनल बंदे को देगा वो, तो फॉरवर्ड चार्ज कभी एडवोकेट पे नहीं लगेगा और रिवर्स चार्ज पर्सनल बंदे पे नहीं लगेगा। तो एक मेगा एग्जम्पशन, जो एग्जम्पशन लिस्ट पढ़ाएंगे वहां लिखी हुई है बात कि एडवोकेट्स जीएसटी में कवर नहीं होते। लेकिन अगर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को देगा, तो बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक जीएसटी का ऑडिट करा रहा था मैं एक क्लाइंट का, तो ऑडिट कराते हुए क्लाइंट, जीएसटी ऑडिट वालों ने कहा कि आपने पीएल में लीगल फीस डाली हुई है, लीगल फीस डाली हुई है और आप हैं बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब किसी एडवोकेट ने आपको ये फीस दी होगी। एडवोकेट कभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते, या तो उन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, एग्जम्पशन में डिफाइंड होगा, या रिवर्स चार्ज होगा, सामने वाला देगा। अब जरा सुनिए, मैं एक ऑडिट करा रहा था, जीएसटी वाले आए थे मेरे क्लाइंट की, उन्होंने पीएल देखा, पीएल में एक लीगल फीस पड़ी थी, लीगल फीस, यानी जीएसटी वालों ने बोला एडवोकेट ने आपको फीस सर्विस दी और आप वो बिजनेस एंटिटी, तो आपने इसका रिवर्स चार्ज जमा कराया होगा, और आपने कराया नहीं है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आप पर लायबिलिटी बनती है। बताइए सही कह रहे थे जीएसटी वाले या नहीं? कह रहे थे, क्योंकि बात हुई थी, मैंने उनको बोला ये लीगल फीस है, और लीगल फीस हमारे केस में, क्योंकि हमारी कंपनी है जिसका मैं ऑडिट करा रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी ने दी है, और एक्चुअली में कंपनी सेक्रेटरी नहीं दी थी, वो लीगल फीस के नाम से डाला था, क्योंकि ऑडिट तो करता नहीं, कंपनी सेक्रेटरी भी लीगल एडवाइजिंग में था। अब बताइए रिवर्स चार्ज होगा या नहीं होगा?
तो बेटा ध्यान रखें, अगर रिसीव किससे हुई है, एडवोकेट से, और किसने ली है, बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर रिवर्स चार्ज में आ जाएंगे। राइट है जी। नाउ अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोर्ट वगैरह हैं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आप सर्विसेज दे रहे हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होते हैं, जो इंटरमीडिएटरी अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बोले कोर्ट में केस लाने से पहले मध्यस्थों से, पंचों से बात कर लो, पंच जो फैसला सुनाए अगर वो मंजूर हो तो वहीं से पे निपटा देना, क्योंकि कोर्ट में इतने केस पहले ही चल रहे हैं, और अदरवाइज भी नहीं मानो तो फिर कोर्ट आना। तो हमेशा मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाता है, बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं जिसे कहते थे, तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया जाता है कि भाई जो है पहले आप कोर्ट में केस फाइल करने से पहले इन मध्यस्थों के थ्रू काम करा सकते हैं, तो उसे जो है आर्बिट्रेजर बोलते हैं, और वो आर्बिट्रेटर जो है काम करता है। तो वो जब आपको सर्विसेज देगा तो उसके पैसे लेगा, कोर्ट नहीं है ये, वो पैसे लेगा, और वो पैसे लेगा तो भाई जो सामने वाला रिसिपिएंट है, अगर वो कोई बिजनेस एंटिटी है तो उसे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, और अगर सामने वाला बिजनेस एंटिटी नहीं है तो क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जमा कराएगा या एग्जम्प्टेड लिस्ट में डाला होगा, आपको क्या लगता है? जैसे अनुज और आर्यमन का झगड़ा हो गया, तो ये कोर्ट गए, तो कोर्ट बोला हम पे बहुत पेंडेंसी है, ऐसा करो गौरव गुप्ता सर को सारा केस सुना दो, उनका फैसला मान लेना, अगर नहीं मानो तब आना मेरे पास, वो सब देख लेंगे। मुझे आर्बिट्रल बना दिया, आप दोनों मेरे पास आए, बोले सर हमारा झगड़ा सुनाओ, मैंने कहा पहले 20,000 दो फिर सुनूंगा झगड़ा। आपने 20,000 दे दिए, जैसे ही आपने मुझे 20,000 दिए, आज जीएसटी। अब आप बिजनेस एंटिटी है नहीं, आप दोनों तो ऐसे ही झगड़ा कर बैठे थे। तो अब ये बताइए, मैं दूंगा इसका जीएसटी या एग्जम्प्ट करा होगा गवर्नमेंट ने? इन्हें एग्जम्प्ट करा हुआ है, एडवोकेट्स को, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को। और अगर बिजनेस एंटिटी होती आपकी, जो है पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह का झगड़ा होता तो आपसे कहता जीएसटी जमा कराओ, 20,000 मुझे तो बाकी जीएसटी इसका जमा कराओ। कोई समस्या है यहाँ पे? स्पॉन्सरशिप सर्विस, आईपीएल का मालिक मैं हूं मान लीजिए, होंडा कंपनी कह रही है कि सर जो है आईपीएल में जब आप मैन ऑफ द मैच दें तो पहले आप बोले मैन ऑफ द मैच अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय होंडा कंपनी, और फिर दो चार और बातें बोले, उसके बाद उस अवार्डीज का नाम लें और वो तब आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा नाम होंडा सब जगह फैलेगा, प्लस इसके अलावा लोगों की टी शर्ट पे होंडा लिखा हो जो प्लेयर्स हैं, प्लस जो है स्क्रीन वगैरह पे होंडा वोंडा का लिखा हो। तो ऐसे में आईपीएल वाले क्या कर रहे हैं, आईपीएल ऑर्गेनाइजर वो होंडा को एक सर्विस दे रहे हैं कि होंडा प्रमोट हो, और होंडा को एक सर्विस दे रहे हैं दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस, कि आप हमारे स्पॉन्सर बन जाओ। इसके बदले पैसा किसे मिलेगा? आईपीएल को पैसा मिलता है, वो हमेशा होता है बेटे प्रोवाइडर, और होंडा हो गया रिसिपिएंट। और होंडा किस बात के पैसे दे रहा है आईपीएल को? कि इसे हमने स्पॉन्सर बना दिया, तो ये इन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी इसे, और इससे क्या ले लिया, एक पैसा ले लिया। तो अब जैसे ही पैसा आया तो आईपीएल वालों से कहा गया जीएसटी जमा कराओ। अब आईपीएल वाले कह रहे हैं हम सारा अपना इस पे ध्यान दें, अपने टूर्नामेंट में, वैसे ही कोरोना फैला पड़ा है, अब इसके जीएसटी में भी घुसे। और क्या ये आदमी समर्थ नहीं है क्या? होंडा इतनी झंडू कंपनी है क्या कि जो है ये नहीं जमा करा सकती? तो ऐसा करो, अगर होंडा इतनी समर्थ कंपनी है तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को किस में डाल दो, रिवर्स चार्ज में। ये तो अपने आप में समर्थ आदमी है। हम कहा हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, होंडा को हेल्प कर रहे हैं कि तो अपना पोस्टर लगा दे, अब हम इसकी जीएसटी के चक्कर में पड़े, हम नहीं पढ़ना चाहते। ये सामने वाला आदमी खूब समर्थ है, इसे रिवर्स चार्ज में डाल दो, ये जमा करा देगा। तो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप दे, अगर सामने वाला समर्थ है, यानी कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, यानी एलएलपी भी है, तो इससे जमा कराओ। अब सामने वाला है कोई चिलगोजा छोटा मोटा आदमी है, अब आईपीएल में आपने एक छोटे मोटे आदमी का, आईपीएल की बात नहीं हो रही, एक छोटे मोटे
टूर्नामेंट में किसी एक छोटे मोटे पर्सन का जो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, उसका आपने स्पॉन्सरशिप ले ली, तो फिर आपको ही जमा कराना पड़ेगा, वो एग्जम्प्टेड नहीं है। सर हमें क्या पता लगेगा एग्जम्प्टेड क्या है क्या नहीं है? आपके कोर्स में जब वो पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस समझ में आ गई क्या होती है? नाउ सर्विसेज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी है, बताइए गवर्नमेंट पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अच्छा एक बात सुनना, कोरियर, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट होता है गवर्नमेंट का, कोरियर है प्राइवेट। कोरियर वाले ने आपको सर्विस दी, 10 रुपए प्लस जीएसटी ले लिया। गवर्नमेंट ने आपको स्पीड पोस्ट की सर्विस ली, 10 रुपए लिया, कह दिया जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट का दोनों कंपटीशन है, बट गवर्नमेंट सस्ता बैठेगा। इसको कोरियर और स्पीड पोस्ट की जगह एयरलाइन ले लेते हैं। जेट एयरवेज से आपने सर्विस ली, उसने आपसे 10,000 प्लस जीएसटी चार्ज लिया। इंडियन एयरलाइन जो गवर्नमेंट की एयरलाइन है, उसने आपसे सिर्फ 10,000 लिया। तो ऐसे तो जेट बंद हो जाएगी एक दिन, जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो हर कॉम्पिटिटिव काम करेगी, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। तो आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट पे फिर तो कॉम्पिटिटिव रेट कभी लगेंगे ही नहीं, और गवर्नमेंट हमेशा जो है वो बेटर पोजीशन में होगी। तो क्या ऐसा हमें लॉ बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट पे जीएसटी ना लगे, या जहां कंपटीशन हो वहां गवर्नमेंट पे भी जीएसटी लगना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? लगना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं थी कि गवर्नमेंट पे जीएसटी ना लगे, उन जगहों पे जीएसटी लगे। अच्छा क्या ये सही रहेगा कि इस केस में सर ये तो तय है कि भाई जहां जहां कंपटीशन है, जहां काम ऐसा है जो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, वहां तो छोड़ दो, शेड्यूल 3 में डाल के, जैसे पब्लिक अथॉरिटी था, वीजा वीजा थे, वो सब में छोड़ दो। लेकिन जहां गवर्नमेंट भी काम करेगी और वही काम प्राइवेट भी कर सकता है, मोबाइल सेवाएं हैं, बीएसएनएल भी दे रहा है, एमटीएनएल भी दे रहा है और रिलायंस भी दे रहा है, तो भाई एमटीएनएल पे भी जीएसटी लगा और रिलायंस पे भी लगा और इससे पैरिटी रहे, ठीक है। तो यानी जहां कंपटीशन है दोनों पे जीएसटी लगेगा। अब फिर क्वेश्चन है, कोरियर और स्पीड पोस्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है? तो दोनों पे जीएसटी लगेगा। अब कोरियर वाले से तो कह रहे हैं तू तो फॉरवर्ड चार्ज में दे, स्पीड पोस्ट वाले से कह रहे हैं तुम्हारे केस में गवर्नमेंट है इसलिए इससे ले लो रिवर्स चार्ज में। क्या ये सही रहेगा? इससे लोग ये सही रहेगा, या बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, दोनों को ही फॉरवर्ड चार्ज में डालना चाहिए? फॉरवर्ड चार्ज में चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, आप तो सब समझ गए, ये एंट्री मैंने आपको करा दी। गवर्नमेंट ने से सर्विस आपने ली है, और आप कौन है? बिजनेस एंटिटी, ठीक है। प्रोवाइडर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी। सर सब कुछ समझ में आ रहा है। रिवर्स चार्ज में आप आएंगे, बट नहीं आएंगे अगर पोस्ट का केस है, क्योंकि कंपटीशन है, लाइफ इंश्योरेंस का केस है, कंपटीशन है, एयरक्राफ्ट या वेसल्स का केस है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर का केस है। गुड्स ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट दे रही है या प्राइवेट दे रहा है, दोनों फॉरवर्ड चार्ज ही लेंगे। एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट या वेसल का केस है, गवर्नमेंट दे रही है या प्राइवेट दे रहा है, दोनों फॉरवर्ड चार्ज लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट से कराओ या प्राइवेट से कराओ, दोनों फॉरवर्ड चार्ज लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट वगैरह आप गवर्नमेंट से कराओ या उसका सब्स्टिट्यूट कोरियर प्राइवेट से कराओ, सब में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है और जो शेड्यूल 3 में नहीं आती, यानी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है इसमें जीएसटी लगेगा, बट कौन दे? सामने वाला, प्रोवाइडेड सामने वाला कौन हो? बिजनेस एंटिटी। और सर बिजनेस एंटिटी नहीं है तो या तो सर्विस एग्जम्प्ट होगी या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जनरली गवर्नमेंट देती नहीं है, तो
इन केसेस में तो देती है, बाकी सारे केसेस में गवर्नमेंट के ऊपर एग्जम्पशन होती है, तो सिर्फ बिजनेस एंटिटीज के ऊपर ही लगता है और उन्हें रिवर्स चार्ज में जमा कराना होता है। बोलो अब ये एंट्री याद हो जाएगी। मोबाइल वाला केस नहीं आया तो भाई मोबाइल वाला केस नहीं आया तो मोबाइल वाला केस में अगर बिजनेस एंटिटी है, नहीं तो मोबाइल में आज की डेट में गवर्नमेंट के पास रहा नहीं ना, ना सेंट्रल पे, ना स्टेट गवर्नमेंट पे, ना यूनियन टेरिटरी पे, वो तो एक गवर्नमेंट का एक कॉर्पोरेशन बन गया है, तो वो इस एंट्री में आएंगे ही नहीं ना। गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन बन गए एमटीएनएल, यानी गवर्नमेंट कंपनी है वो, दे आर नॉट गवर्नमेंट। समझिए ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना यूटी है, ना लोकल अथॉरिटीज है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट ही है। जो ये है एयरक्राफ्ट और वेसल का, कहां पर, जो पोर्ट पे सेवाएं देते हैं, तो पोर्ट का जो मैनेजमेंट है, कस्टम का जो मैनेजमेंट है, वो सब गवर्नमेंट ही कर रही है। रेलवेज यहां आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर में रोडवेज आ जाएंगी, तो ये गवर्नमेंट ही है। लेकिन आप जो मोबाइल की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज के पास है, तो उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, आर्यमन ने पूछा था, किसने पूछा था ये? वो तो किसी कंपनी को हैंड ओवर होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कहां करती है, ठेके देती है। ठीक है साहब, आगे चलिए। मैं आपको लॉजिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज तो आप ऐसे ही पढ़ लेते। अब आपको ये ध्यान रहेगा कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी, पोस्ट, पोर्ट और ट्रांसपोर्ट। पोस्ट, पोर्ट और ट्रांसपोर्ट, पीपीटी। नाउ डायरेक्टर साहब, दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं बच्चे। एक डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव, जो होल टाइम काम करेगा कंपनी में, और उसके बदले क्या लेगा, वो सैलरी लेगा या प्रोफेशनल फीस लेगा। तो वो शेड्यूल 3 में ही फंस गया। और एक वो डायरेक्टर होता है जो आपको टाइम टू टाइम बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है और आपको टाइम टू टाइम सलाहें देता है और उस सलाह की फीसें लेता है। ये क्या है, सैलरी, प्रोफेशनल फी। इस प्रोफेशनल फीस को अगर वो लेगा कंपनी से, तो कंपनी हैज टू पे द जीएसटी। तो services by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate, services should be provided as part time director or independent director. Salary to full time director is not covered, क्योंकि वो तो शेड्यूल 3 में आएगी। बोलिए, अच्छा मैं फुल टाइम डायरेक्टर हूँ स्टूडेंट्स ब्राइट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, वहां से मैं 2 लाख रुपए महीना लेता हूं, बताइए इस पे क्या स्टूडेंट प्राइड को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा या शेड्यूल 3 में डाल देंगे? अब इस 2 लाख के अलावा एक टैक्सेशन मैटर और आ गया, जिसपे स्टूडेंट्स प्राइड के बोर्ड ने मुझसे सलाह मांगी। मैंने कहा देखो यार, ये उस 2 लाख की सैलरी में शामिल नहीं है, इट्स अ वेरी टेक्निकल मैटर, और मैं इस सलाह देने के 20,000 रुपए लूंगा। स्टूडेंट राइट बोला ठीक है, देंगे आपको 20। नाउ इट कम्स अंडर सैलरी और इट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, दो आई एम अ फुल टाइम डायरेक्टर। इस पर क्या होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा इस 20,000 पे? लगना चाहिए। बस आपको सब पता है, आपको सब पता है। If full-time director charges fees for some additional services as contract for service, then this fees other than salary is covered under GST. Hence salary is not liable but fees is liable. कौन देगा साहब, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट? डायरेक्टर क्यों देगा, बोलिए। आगे, यार मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकवाता हूं, तो मैं सर्विस किसको दे रहा हूं, लोगों को दे रहा हूं या इंश्योरेंस कंपनी को? कंपनी को। तो ऐसे में जीएसटी देनी है उस कंपनी को जो इंश्योरेंस बिजनेस करती है, इंश्योरेंस एजेंट को नहीं देनी है। सेम किसी बैंक के लिए मैं रिकवरी एजेंट का काम करता हूं, भाईगिरी का काम करता हूं, तो मैं बैंक को सर्विस दे रहा हूं, बट बैंक हैज टू पे जीएसटी। मैं रिकवरी एजेंट हूं, मुझे नहीं देना है। कॉपीराइट सर्विसेज, मेरा एक ओरिजिनल वर्क है, मैंने एक गाना जो है लिखा और
इसको मैंने कॉपीराइट करा दिया, अब मैं म्यूजिक कंपनी को ये दे रहा हूं, म्यूजिक कंपनी इसके बदले मुझे क्या देगी, एक रॉयल्टी देगी, तो म्यूजिक कंपनी को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। तो जरा सुनिए यहां पे, लेकिन एक टेक्निकल है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट। इन सब के पास, ऑथर के पास, म्यूजिक कंपोजर के पास, फोटोग्राफर के पास, आर्टिस्ट के पास, इनके पास अगर कोई कॉपीराइट है और वो इसको देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसी को परमिट करते हैं यूज के लिए, जो उनके ओरिजिनल वर्क वगैरह से रिलेटेड है, तो ऐसे में यानी ये तो हो गए प्रोवाइडर, तो किसको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, इन सबको जमा कराना पड़ेगा जीएसटी। नहीं कोई टेक्निकल नहीं है, बस यही बात थी। बिजनेस फैसिलिटेटेड, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने करा दिया। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं तो बाहर गार्ड होते हैं, तो वो गार्ड उस कंपनी ने नहीं रखे, कंपनी ने तो एक सिक्योरिटी एजेंसी को कांटेक्ट कर दिया, सिक्योरिटी एजेंसी ने उन्हें सर्विस दे दी सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने की। तो जो सिक्योरिटी सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है सामने वाले पर्सन को, उससे वो पैसा लेगी, लेकिन जीएसटी कौन जमा कराएगा, जैसे एक्स एक सिक्योरिटी कंपनी है, एक्स एक सिक्योरिटी पर्सन है और ये वाई लिमिटेड को सर्विस दे रहा है सिक्योरिटी की सर्विस, तो वाई लिमिटेड को रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो एक्स जमा कराएगा। तो यहां पे ध्यान रखें, एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, यानी सिक्योरिटी सर्विस के केस में अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो सामने वाले ने जमा कराना पड़ेगा, प्रोवाइडेड सामने वाला कौन हो, इंपॉर्टेंट बात है, रजिस्टर्ड पर्सन हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब तक कहीं नहीं बोला रजिस्टर्ड पर्सन हो, अब तक तो ये बोला सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो जमा कराना पड़ेगा, सामने वाला कोई और है तो जमा कराना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस के केस में सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। बट अगर वो गवर्नमेंट है जो रजिस्टर्ड है और सिर्फ गवर्नमेंट इस वजह से रजिस्टर्ड हुई बिकॉज ऑफ टीडीएस टीसीएस, तो नहीं जमा कराना है। यानी गवर्नमेंट अगर टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड हुई है तो नहीं कराना पड़ेगा। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन को ही जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। लेकिन दो तरीके के रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में नहीं आएंगे, अगर गवर्नमेंट सिर्फ टीडीएस टीसीएस के लिए रजिस्टर्ड हुई है, या एक कंपोजिट डीलर्स होते हैं, कंपोजिट डीलर में आगे पढ़ाऊंगा, जिन्हें गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियायतें दी हैं, तो उनको भी जमा नहीं कराना है, ये आगे आपको डिटेल में अभी रजिस्ट्रेशन में पढ़ाएंगे। नाउ डेवलपमेंट राइट्स, देखिए साहब मेरे पास एक लैंड है, आप एक बिल्डर हैं, आप मेरे से लैंड खरीदेंगे तो 50 करोड़ की तो लैंड है, फिर आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप पे इतने पैसे ही नहीं है। आप मेरे पास आए, बोले गौरव सर आपकी लैंड बहुत अच्छी है, मैंने कहा मुझे पता है। बोले सर मेरी खरीदने की औकात नहीं है, मैंने कहा ये भी मुझे पता है, भागो यहां से। आपने कहा लेकिन सर मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं पैसा लगा के इस पे बिल्डिंग बना देता हूं, लैंड आपकी बिल्डिंग मेरी, हमारी पार्टनरशिप हो गई, यहां बनेंगे 20 फ्लैट, 10 आप रख लेना, 10 मैं रख लूंगा। मैंने कहा हाँ ये बात तेरी सही लग रही है, एक फ्लैट कितने का है, आपने कहा सर बॉम्बे की पॉश जगह का है, ये 12 करोड़ का एक फ्लैट है, तो आपको 120 करोड़ मिल जाएंगे 50 करोड़ की जगह के, मुझे भी 120 करोड़ बच जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने कहा डन, ला कागज साइन कर लेते हैं। अब ये साइनिंग हो गई एग्रीमेंट, क्या मैंने लैंड बेची है आपको, नहीं बेची ना, शेड्यूल 3 में तो नहीं आ रहा ना मैं, क्या मैंने लैंड पे कंस्ट्रक्शन का कोई राइट दिया है आपको, ओ माय गॉड ये आ गया, डेवलपमेंट राइट दे दिए मैंने आपको, फ्लोर स्पेस के राइट दे दिए। आप प्रमोटर हैं, जो बनाता है जो बिल्डिंग खड़ी करता है उसे प्रमोटर बोलते हैं, तो बेटा ये ध्यान रखना, इसके बदले जो मुझे पैसा दोगे ना उसमें जीएसटी मेरे सर पे मत लगा देना, मेरी लैंड है तो जीएसटी मेरे सर पे मत लगा देना, और जीएसटी जरूर लगेगा क्योंकि मैंने लैंड बेची नहीं है, शेड्यूल 3 का मैटर नहीं है। जो 120 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे ना डेवलपमेंट राइट वाइट के बदले, जो भी मुझे पैसा मिलेगा, वो उस पैसे में भाई साहब जो जीएसटी बनेगा वो आप जमा कराना प्रमोटर भाई साहब, ठीक है सर। अगर हम लैंड आपको लीज पे दे रहे हैं 30 साल से ज्यादा के लिए,
और उसका कोई पैसा ले रहे हैं लमसम, तो ऐसे में मैं सप्लायर हूं, मेरी लैंड है, मैंने आपको 30 साल से ज्यादा के लिए अगर लीज पर दी है, तो जो मैं पैसा लूंगा, अगर मैं हर साल लीज का पैसा ले रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं ही जमा कराऊंगा जीएसटी। लेकिन अगर मैंने 30 साल से ज्यादा के लिए लीज पर दी है और मैं इसका फिर कोई पैसा ले रहा हूं लमसम या पीरियोडिक, देखिए मैंने आपको किराए पर दे दी अपनी लैंड, यहां फंक्शन करो, मुझे पैसा दो, जाओ, तो ये तो मैं ही जीएसटी जमा कराऊंगा अगर मैं टैक्सेबल हूं। मैंने लैंड 3 साल के लिए किराए पे दे दी, 3 साल का पैसा ले लिया, मैं ही जमा कराऊंगा। मैंने लैंड 35 साल के लिए किराए पे दे दी, ओ माय गॉड, अब जो भी आप पैसा दो, चाहे पीरियोडिक चाहे लमसम, इसका जीएसटी आप जमा कराओगे, सामने वाला प्रमोटर जमा कराएगा। तो दो बातें हैं, यहां लैंड बिक नहीं रही है दोनों केसेस में। पहली वाले केस में मैंने आपको सिर्फ राइट दिया था कंस्ट्रक्शन करें, उस राइट के बदले हम पैसा बांट रहे थे। एंड सेकंड केस में भी मैंने जो है आपको लैंड नहीं बेची है, लैंड का सिर्फ राइट्स दिए, लेकिन राइट 30 साल से ऊपर के दिए, इसलिए रिवर्स चार्ज आएगा। अगर इससे कम के दिए होते तो मैं ही जीएसटी जमा कराता अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो। छोटे छोटे ध्यान रखने के। एक होता है सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है? आरबीआई स्ट्रेस एसेट की फाइंडिंग प्लस इसके लुक आफ्टर के लिए एक कमिटी बनाती है। यानी आरबीआई को लगता है हमारे बैंकों ने जो एसेट्स गिरवी करी हुई हैं, उसमें से काफी सारी एसेट्स उन लोगों की हैं जो एनपीए कर गए, यानी जो लोग डिफॉल्टर हो गए, तो उन डिफॉल्टर्स की जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स को लुक आफ्टर करना है, उनका मैनेजमेंट करना है, उनमें यह देखना है क्या स्कोप है रिकवरी का। तो ऐसी एसेट्स को बोलते हैं स्ट्रेस एसेट। और आरबीआई इन एसेट्स को मैनेज करने के लिए जो एक कमेटी बनाती है वो होती है ओवरसीइंग कमेटी। और ये ओवरसीइंग कमेटी किसे अपनी सर्विसेज देती है? आरबीआई को, और उसके बदले पैसा लेती है और ये बताती है कि साहब इन एसेट से कितना पैसा मिल सकता है, कितना दिखाया गया है, कैसे मिल सकता है, इसको लुक आफ्टर कैसे करना है, वो सारे काम की सलाह ये देती है, इसके बदले पैसे लेती है। तो सप्लायर होगा ये ओवरसीइंग कमेटी, रिसिपिएंट हो गया आरबीआई, बट रिवर्स चार्ज में आरबीआई को जमा कराना है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, वो फीसेज लेके नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, आपके पास कोई फोन आता है कि आप ये बोल रहे हैं और आजकल लोन सस्ता मिल जाएगा, आपका एक लोन का ऑफर आया हुआ है, कुछ ऐसा आया है किसी के पास? हेलो, मोहम्मद रुमान बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। आपका एचडीएफसी अकाउंट में जो अकाउंट है उसके बदले आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का एक लोन आया हुआ है बहुत सस्ती दरों पे, ऐसा फोन आएगा। तो ये फोन क्या बैंक कर रहा है? बैंक को अपना लोन बेचना है, बैंक ने इसके लिए कंपनी अपॉइंट कर ली है कि भाई हमारी सेल बढ़ाओ, तो उस कंपनी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई बैंक को जमा कराना पड़ेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म तो एलएलपी अपने आप ही होगी, तो भाई किसको जमा कराना पड़ेगा? बैंक को। यानी इंडिविजुअल्स अगर हैं तो बैंक जमा कराएगा, और अगर एलएलपी कंपनी या फर्म है तो वही जमा कराएंगे। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये शेयर मार्केट का है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, बस ऐसे मान लो कि एक ऑप्शन होता है कि मेरे पास कुछ शेयर्स या कुछ सिक्योरिटीज हैं, मैं उन्हें एज पर इस्क्रा एक्ट सिक्योरिटी और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं उन सिक्योरिटीज को आर्यमन जैन को दे सकता हूं 2 साल के लिए, कि आर्यमन 2 साल बाद मेरे को ये सिक्योरिटी मेरी वापस लौटा देना है, इस 2 साल में तुम इसे बेचो, खरीदो, इसको कहीं गिरवी रखो, इससे पैसा लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 साल बाद मुझे 1000 रिलायंस के शेयर दे रहा हूं, 1000 रिलायंस के शेयर ही वापस चाहिए, और 2 साल का मेरा 20,000 किराया बना। ये कुछ स्कीम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हैं, वो अभी आप शेयर मार्केट में नहीं है इसलिए वो सब टेक्निकल टर्म नहीं समझ पाएंगे, बस इतना समझ लीजिए सेबी ने कुछ पर्टिकुलर लोगों को ये ऑथोराइज किया हुआ है कि वो अपनी सिक्योरिटी सामने वाले पर्सन को लैंड कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन के पास पूरा राइट है इन्हें बेचने तक का, इनके बदले इन्हें गिरवी रख के कोई चीज खरीदने तक का, और एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद उसे वो सिक्योरिटी वापस करनी पड़ेगी, और इस स्टिपुलेटेड टाइम में का इसे रेंट देना पड़ेगा। तो जो सिक्योरिटी अपनी ऑफर करता है उसे बोलते हैं लेंडर, और वो क्या कर रहा है? सिर्फ लैंड कर रहा है अपनी सिक्योरिटी।
इसके बदले वो क्या चार्ज करता है, एक रेंट। उस रेंट पर जीएसटी जमा कराना है सामने वाले को, बोरोवर ने। लेकिन वो बोरोवर सेबी के ही होते हैं, सेबी के अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरीज होते हैं। सेबी ने सिक्योरिटीज शॉर्ट पड़ने के चक्कर में इन इंटरमीडिएटरीज को बोला होता है कि आप बोरो कर लो और अपनी फंड मैनेज कर लो। वो एक टेक्निकल केस है, आपको इतना नहीं आएगा, बस आप ये समझ लें अगर कोई लेंडर है सिक्योरिटी का, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग लैंड कर रहा है, उसके बदले किराया दे रहा है, तो बोरोवर ने जमा कराना पड़ेगा। नाउ दिस इज होल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं इस क्लास को अपलोड कर दूंगा, यू हैव टू रिवाइज इट। आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सिर्फ रट्टाफिकेशन की है, ये स्टडी से मैंने सारी कवर कर ली है, ये अमेंड हो गई थी। ठीक है जी, तो इनको कर लीजिए। रिवर्स चार्ज वाला पूरा टॉपिक ये आपका खत्म हो गया। रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स अब है नहीं, सिर्फ रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस। तो इसको करिए, कल मिलते हैं।